नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य से लेके और बिल्कुल इतिहास के अंत तक आधुनिक भारत हम पूरा आज खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य, जिसकी स्थापना बाबर ने करी थी सन 1526 में। और बाबर जो था पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंश यानी पांचवा वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करी, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगामा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली तथा मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर के दो सरदार यानी अमीर ख्वाजा कला तथा मीर मरान ने पानीपत युद्ध के बाद वापस काबुल जाने की इच्छा व्यक्त की। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और गाजी को उपाधि की धारण की। इसके बाद 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध: 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध करा। 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध और 6 मई 1529 घाघरा का युद्ध। इसके अलावा इसके पक्ष में थे इब्राहिम लोदी और बाबर, राणा सांगा और बाबर, मेदनी राय एवं बाबर, अफगान एवं बाबर। इसके परिणाम क्या हुए? हर बार बाबर जो था वह विजयी हुआ। इसके बाद हुमायूं आता है 1530 से 1556 तक। हुमायूं का जन्म जो कि 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और हुमायूं की माहिम बेगम शिया मत में विश्वास रखती थी और हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित तथा गणित का ज्ञाता था। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने काबुल, कंधार तथा पंजाब की सूबेदारी कामरान को, संभल की सूबेदारी अक्सरी को तथा अलवर तथा मेवाड़ की सूबेदारी हिंदाल को तथा बदख्शां की सूबेदारी अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को प्रदान की। चौसा का युद्ध बक्सर के निकट 25 जून 1529 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ और इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण करी। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, जिससे शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं जो था बिलग्राम युद्ध के बाद वो सिंध चला गया, जहाँ 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासन जीवन व्यतीत किया और हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर सूर को 1555 में पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो सुर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। इसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार के जमींदार थे। शेरशाह का असली नाम फरीद था, जिसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा पंजाब होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह ने बिहार के सुल्तान बहार खां लोहनी की सेवा प्राप्त कर ली, जिसे शेर की रक्षा करने के लिए फरीद खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसके बाद जलाल खां की मृत्यु 1528 ईस्वी के बाद शेर खां वहां का नयाब सूबेदार वकील नियुक्त किया गया और कालांतर में मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष कर बिलग्राम युद्ध 1540 में शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद शेरशाह ने मालवा अभियान के संदर्भ में कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया था। इसके अलावा शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बनाया। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र में पटना के नाम से पुनः स्थापित किया पाटलिपुत्र को और शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई। डाक प्रथा का संचालन शेरशाह के द्वारा किया गया और शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना करी थी। इसके बाद अब अकबर की बात कर लें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासन रहा और हमीदा बानो बेगम के घर में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म अमरकोट सिंह क्षेत्र के राणा वीर साल के महल में हुआ था। 1552 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को मुनीम खान के संरक्षण में गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1555 ईस्वी में अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने कालानौर गुरदासपुर पंजाब में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। इसके अलावा अकबर बैरम खां के नेतृत्व में एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1565 ईस्वी को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और यह पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1560 से 1562 ईस्वी तक शासन में अकबर के ऊपर ढाई माहम अनगा एवं उसके संबंधियों का अधिक प्रभाव रहा, जिसे इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन की संज्ञा दी है। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून
1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। राजस्व की प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर ने दीवान तोडरमल ने 1580 में दहसल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बासवान अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बावी, रामदास एवं बैजू बावरा थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां जो है वो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला आदि शामिल है। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। कंठाभरम वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान की थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। इसके बाद मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण हुई थी, जिसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनुभाग विभाग की स्थापना करी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा युद्ध की पुस्तक रखा। अबुल फजल का बड़ा भाई फौजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने सूरदास रचित नल दमयंती का फारसी अनुवाद सुलेही नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दनिश नाम से किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर जो था 1605 से 1627 ईस्वी तक शासनकाल किया। जहांगीर का जन्म जो था वो जयपुर की राजकुमारी मरियम उजमानी से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा पुकारता था। अब्दुल रहीम खाना को सलीम का अतालिक शिक्षक नियुक्त कर दिया था और सलीम फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था। और इसके अलावा सलीम ने मानाबाई को शाह बेगम की उपाधि दी। मानबाई ने सलीम की शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। 1586 में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई से हुआ था, जिससे शाहजहां खुर्रम शाहजहां का नाम जन्म हुआ। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखील से हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर यानी 70 गज लंबी 60 घंटियों के लिए याद किया जाता है। ये न्याय की जंजीर थी, 70 गज लंबी थी और 60 घंटियां उसके अंदर लगी हुई थी। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। बदायूनी के अनुसार सलीम ने 1591 ईस्वी में अकबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट वैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। इसके अलावा लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिस्सा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था और आगरा में चित्रणशाला की स्थापना आगरा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने करवाई थी। 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित एतमाद उद दौला का मकबरा मुगलकालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनी है। सर्वप्रथम इसी इमारत ने पित्रादुरा नामक जड़ाऊ का काम किया था। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। जहांगीर के शव को शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। अब शाहजहां की बात कर ले तो 1627 से 1665 ईस्वी तक उनका शासनकाल था, जो कि शाहजहां का नाम खुर्रम था। इनका जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के साथ हुआ था। शहरयार के लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था और शाहजहां द्वारा आसफ खां को वजीर का पद तथा महावत खां को खान की उपाधि दी थी। इसके अलावा शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। शाहजहां ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन एवं 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त करवा दिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। ताजमहल का निर्माण कराने वाले प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद तथा ताजमहल आदि है। इसके अलावा शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का भी अनुवाद भी करवाया था। दारा की हत्या 30 अगस्त 1659
ईस्वी को कर दी गई थी तथा इसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बाकर नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। औरंगजेब ने सितंबर 1658 ईस्वी को शाहजहां को कैद कर लिया तथा 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म जो था 3 नवंबर 1919 को उज्जैन के दोहद गुजरात नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। इसके अलावा औरंगजेब की अगर हम कुछ और बात करें तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मुहर्रम मनाना बंद कर दिया। 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया तथा 1665 ईस्वी में हिंदुओं के होली त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया गया। 1702 ईस्वी में हिंदुओं के अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने की मनाही की गई। 1703 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती के तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगाया गया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक थी। औरंगजेब ने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त कर दिया, जैसे राहदारी, पिंडदारी, भूमिकर तथा गृहकर आदि। औरंगजेब ने प्रजा के चरित्र की निगरानी करने हेतु मुहतसिब को नियुक्त किया था। इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजे चूरामन ने रखी थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ अकबर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1562 में ही हरम दल से मुक्ति हुई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ। 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण हुआ। 1575 में जागीरदारी प्रथा का अंत हुआ। 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश को अनुमति प्रदान की गई। 1589 में महजर की घोषणा हुई। 1572 में दीन इलाही की स्थापना हुई और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हुई थी। महत्वपूर्ण फारसी पुस्तकों की बात कर ले तो अथर्ववेद जो है उसका फारसी अनुवाद किया गया हाजिर इब्राहिम सरहदी। इसके बाद राज तरंगिणी, मुल्ला शाह मोहम्मद, ताजुके बाबरी, अब्दुर रहीम खान खाना। इसके बाद लीलावती एवं नल दमयंती फौजी, पंचतंत्र अबुल फतल एवं मौलाना हुसैन फैज इसकी फारसी अनुवादक रहे थे। इसके अलावा पुनर्जागरण काल की हम बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो कि 19वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने हिंदुत्व में पवित्रता तथा सुधार लाने के लिए उन्होंने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इसके द्वारा उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया और मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अंधविश्वास, बलि तथा अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि के विरोधी थे। वह ब्राह्मण समाज के निंदक तथा छुआछूत के विरोधी थे। वह मानव समाज में एकता एवं भ्रातृत्व लाना चाहते थे। उनका तर्क वेद एवं उपनिषदों पर आधारित था। उन्होंने वेदों को बंगाली भाषा में अनुवादित करके प्रकाशित कराया। इसके अलावा उन्होंने सती प्रथा को रोकने का कठोरता के साथ प्रयास किया। इसके बाद सक्रिय प्रयासों को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानूनी रूप देकर कानूनी अपराध घोषित कर दिया। इसके अलावा बाल विवाह तथा शिशु हत्या का भी विरोध किया था इन्होंने। इसके अलावा हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी। अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना करी और इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज के नैतिक एवं धार्मिक स्तर को ऊंचा करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षेत्रीय संस्कृतियों की अगर हम बात करें तो मुगल शासक कमजोर तथा अयोग्य थे। उत्तर मुगल शासक कि वह दूरस्थ राज्यों को साम्राज्य के साथ जोड़कर नहीं रख सके। इन राज्यों के प्रशंसक स्वतंत्र शासक बनाने की महत्वाकांक्षा रखते थे। अतः उन्होंने स्थानीय जमींदारों को मजबूती से कुचला तथा जितना संभव हो सका अपने प्रदेशों का विस्तार करने में लग गए। उन्होंने पुराने जमींदारों को अपदस्थ करके उनके स्थान पर अपने वफादार जमींदारों को नियुक्त किया। अधिक शक्तिशाली होने के क्रम में उन्होंने पड़ोसी प्रशासकों के विरुद्ध युद्ध किए और इन सभी युद्धों की प्राप्ति हेतु उन्होंने बल का प्रयोग किया और इस प्रकार वह हमेशा युद्धरत रहे। इसके बाद दोस्तों बंगाल की अगर हम बात करें तो मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल का प्रशासक रहा। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थापित करी और दिल्ली को स्वाधीन कर गया। शुजाउद्दौला 1727 से 1739 तथा अलीवर्दी खां 1739 से 1756 उसके उत्तराधिकारी हुए। इसमें ये बंगाली हिंदू जो थे उन्होंने जमींदार के तौर पर रखा और नवाबों के प्रति ये वफादार थे। व्यापार तथा उद्योग को भी प्रोत्साहित किया गया और बंगाल तथा नवाबों ने प्रांत को पूर्ण शांति तथा संपन्नता प्रदान की। लेकिन इन नवाबों ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के खतरे को नहीं समझ सके और इसी कारण वह उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करके सामने रख रहे थे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के संपूर्ण भूभाग पर अधिकार कर लिया।
हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद राज्य की नींव जो थी निजामुल्लाह मुल्क ने रखी थी, वह दक्कन का प्रशासक था। वह उन बड़े नेताओं में से था जिनसे मुगल बादशाहों ने सैयद बंधुओं के चंगुल से मुक्त करवाया था। इसके अलावा मोहम्मद शाह ने उसे दिल्ली में वजीर नियुक्त किया था, लेकिन कुछ समय पश्चात निजाम दक्कन लौट गया और उसने दृढ़तापूर्वक शासन किया। मुगल बादशाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार उसने जिस वंश की नींव रखी, आसफ जाही वंश के नाम से जाना गया। अब सिख और पंजाब की अगर हम बात कर लें तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू संगठन के रूप में रूपांतरित किया और उनके नेतृत्व की बागडोर उनके शिष्य एवं महान सेनापति बंदा बहादुर के हाथों में आ गई। बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिख एक बड़ी ताकत बन गए तथा लाहौर से दिल्ली के मध्य मुगल सत्ता के लिए खतरा बन गए। अंत में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और फर्रुखसियार के शासन के दौरान 1716 ईस्वी में निर्दयतापूर्व मार दिया गया। लेकिन जो सिख थे उनका अभी कोई कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था, अतः उन्होंने स्वयं को एक व्यक्तिगत नेतृत्वकर्ताओं के वफादार छोटे छोटे समूहों में संगठित कर लिया। इन समूहों को मिसलें कहा गया, जो कि संख्या में 12 थी। ये मिसलें अपनी गतिविधि अपने अपने प्रदेशों में चलाती थी तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक एक संगठित ताकत नहीं बन सकी, जब तक शुक्र किया मिसल के रंजीत सिंह ने सतलुज के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र अपने नियंत्रण में लेकर एक सिख राज्य की स्थापना नहीं कर ली। सतलुज के दूसरी ओर पटियाला, नाभा तथा कपूरथला जैसी सिख रियासतें थी। राजपूत शासक की अगर हम बात करें तो राजपूत शासक स्वयं एकल ताकत के रूप में संगठित करने तथा सदैव असमर्थ रहे। ये प्राय संकीर्ण हितों के लिए परस्पर लड़ाई झगड़े करते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था, तब भी यह अवसर का लाभ उठाने में असमर्थ रहे। वह तब भी स्वयं को युद्ध में उलझाए रहे, हमेशा युद्ध में उलझाए रखते थे और इस प्रकार संसाधनों का विनाश करते रहते थे। और इसी कारण उन्होंने अपने जो शक्ति संपन्नता थी उनकी उनकी कभी दिख नहीं पाई। जयपुर का बुद्धिमान शासक सवाई राजा एवं जयसिंह था, जो शिक्षा का एक महान संरक्षण एवं स्वयं भी एक वैज्ञानिक तथा प्रतिष्ठित खगोल शास्त्री था। उसने खूबसूरत जयपुर शहर यानी पिंक सिटी का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा जैसे स्थानों पर अनेक खगोलीय वेधशालाएं भी बनवाई, लेकिन राजनीतिक शक्ति के रूप में 18वीं शताब्दी में राजपूत शासक उपेक्षणीय थे। मराठा शासक की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में मराठाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्षरत रहा। उसे पकड़ लिया गया और 1689 में निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। उसके पुत्र शाहू को औरंगजेब ने जेल में डलवा दिया। तत्पश्चात उसका सौतेला भाई राजाराम उत्तराधिकारी बना, जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया तथा 1700 ईस्वी में निरंतर संघर्षरत रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात अवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय मराठों का शासक बना। उसकी माता मीराबाई उसकी रीजेंट यानी प्रतिशासक बनी तथा राज्य के कामकाज देखने लगी। वह काफ़ी वीर साहसी थी और उसने औरंगजेब के विरुद्ध गुरिल्ला छापामारी युद्ध संगठित किया तथा उसे महाराष्ट्र को विजयी करने की योजना को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के पश्चात शाहू को जेल से आज़ाद कर दिया। सिंहासन को लेकर शाहू तथा ताराबाई के मध्य गृह युद्ध छिड़ गया। मराठे इस प्रकार दो विरोधी गुटों में विभाजित हो गए। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सिंहासन पर अधिकार करने में शाहू की सहायता प्रदान करी और शाहू ने 1713 ईस्वी में पेशवा अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो इस तरह जो था मराठा शक्ति बड़ी होती गई और बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी उनका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम बना। वह एक साहसी था, प्रतिभावान था, सेनापति था और एक महत्वाकांक्षी एवं चतुर राजनेता एवं योग्य शासक था। वह मुगलों की कमजोरी जानता था और उसी से ही वह मराठा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके बाद 1724 में मालवा पर विजय के बाद वह गुजरात की ओर बढ़ा। उसने हैदराबाद के निजाम पर चौथे तथा सरदेशमुखी के बकाया का भुगतान करने के लिए भी दबाव बढ़ाया। उसने बुंदेलखंड के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और 1739 में बाजीराव के भाई ने पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बासीन हथिया लिए। 4 मराठा सरदार की अगर हम बात करें तो बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के रघुजी भोसले, इंदौर के मल्हर राव होलकर और ग्वालियर के रणोजी सिंधिया विशिष्टकर बनकर उभरे। उनका इसके अलावा उनका 18 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में तृतीय पेशवा बना। 1761 ईस्वी तक अटक के किले में मराठों का ध्वज फहराने लगा। तो इसी तरह मराठों को अहमद शाह अब्दाली के हाथों 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में एक भीषण पराजय का सामना करना पड़ा था। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पेशवा बना। वह एक प्रतिभावान सिपाही तथा राजनेता था। उसने निजाम को पराजित किया। उसने मैसूर के हैदर अली को कर देने के लिए बाध्य किया तथा रोहिल्ला, राजपूत और जाट सरदारों को पराजित कर उत्तर पर अपने अधिकार का पुनः दाव ठोका। 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद नारायण राव 1772-73, माधव राव द्वितीय 1773 से 1796 तथा बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 पेशवाओं ने एक के बाद एक राज्य किया, लेकिन मराठा शक्ति का पतन आरंभ हो गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1588 ईस्वी में स्पेन की पराजय के पश्चात इंग्लैंड यूरोप की सबसे बड़ी समुद्री सैनिक शक्ति बनकर उभरी। अंग्रेज सौदागरों के एक समुदाय ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए संगठन बनाया। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600
ईस्वी को इन्हें शासन की ओर से अधिकार पत्र प्रदान किया। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया तथा इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार भी प्रदान किया गया। हॉकिंस, जो कि इंग्लैंड के राजा का भारत में राजदूत था, सन 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया तथा सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली। फिर इसने 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो मुगल बादशाह से सूरत में व्यापार केंद्र बनाने तथा अहमदाबाद में बड़ौच में कारखाने स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त करी। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से पूर्वी तट पर कुछ भूमि प्राप्त की, जिस पर मद्रास चेन्नई नगर स्थापना कर दी गई। अपने व्यापार केंद्र के चारों तरफ उन्होंने एक किले का निर्माण किया, जिसका नाम सेंट जॉर्ज किला रखा गया। अंग्रेजों ने अपने निवास का प्रमुख केंद्र बना लिया गया इसे। 1650 ईस्वी में बंगाल के साथ व्यापार करने की अनुमति ली और इस कंपनी ने हुगली इत्यादि को व्यापारिक केंद्र बनाया। ये तो थे हमारे कुछ मेन पॉइंट। और कंपनी ने नगर की किलेबंदी जो थी वो कर दी। कुछ दिन बाद कंपनी को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद कंपनी को बंगाल के 3 गांव प्राप्त हुए। यहाँ पर व्यापार केंद्र के चारों ओर फोर्ट विलियम किला बना दिया गया। कंपनी को मिले 3 गांव आगे चलकर कलकत्ता नगर रूप में स्थापित हुए। कंपनी ने कुछ दिनों में भारत में विरोधी शक्तियों को नगण्य कर दिया तथा भारत में अस्थायी राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया। अंततः भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में असफल रहे। प्लासी का युद्ध सन 1757। भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व का आगाज प्लासी के युद्ध से हुआ। युद्ध का कारण क्या था? तो युद्ध के कई सारे कारण थे कि सबसे पहला कि उपजाऊ बंगाल जो था भारत का सबसे उपजाऊ भूमि वाला इलाका था और यहाँ इसके लिए आयात निर्यात नहीं देना पड़ता था। पूरा लाभ प्राप्त कर रही थी कंपनी। ठीक है, तो अंग्रेज व्यापारी मुगल सम्राट द्वारा दिए गए इस फरमान को पूरा लाभ प्राप्त कर रहे थे। अतः नवाब सिराजुद्दौला उनसे असंतुष्ट था। दूसरा कि अंग्रेजों ने फ्रांस के साथ युद्ध के भय से कलकत्ता पर किलेबंदी करनी आरंभ कर दी थी। नवाब ने इसे अपनी राजसत्ता पर नियंत्रण समझा और उसने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को किलेबंदी समाप्त करने के आदेश जारी किए। फ्रांसीसियों ने तो सिराजुद्दौला के आदेश को मान लिया, परंतु अंग्रेजी कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तीसरा था बंगाल के नवाब ने कासिम बाजार के अंग्रेजी व्यापार केंद्र पर घेरा डाल दिया। फिर कलकत्ते यानी कोलकाता की ओर बढ़ा और उसने 20 जून 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। दोनों के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार नवाब ने अपनी कंपनी को व्यापार की यथापूर्व सुविधाएं प्रदान की तथा कलकत्ता की किलेबंदी भी स्वीकृत कर ली। फिर इसके बाद लॉर्ड क्लाइव, जो कि वहाँ का तत्कालीन गवर्नर जनरल था, वो नहीं चाहता था कि फ्रांस तथा नवाब का पारस्परिक मेल रहे। अतः उसने सन 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज भली भांति समझते थे कि उन्हें नवाब के साथ युद्ध अवश्य करना पड़ेगा, अतः उन्होंने षड्यंत्र की नीति अपनाई। उन्होंने जगत सेठ, जिसका बंगाल के वृत्त पर लगभग पूर्ण अधिकार था, उसको भड़काया व नवाब के मामा मीर जाफर की सिराजुद्दौला के विरुद्ध सहायता करे। जगत सेठ ने मीर जाफर को सिराजुद्दौला के विरुद्ध कर दिया। फिर इसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया कि वह संधि की शर्तों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, वह फ्रांसीसियों को कंपनी के विरुद्ध भड़का रहा है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इसकी घटनाओं की अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्लाइव 3200 सैनिक दल के साथ मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ा और नवाब 50,000 सैनिक दल के साथ उनका सामना करने के लिए चल दिया। 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ और नवाब की अधिकांश सेना का सेनापतित्व षड्यंत्रकारी मीर जाफर कर रहा था। उसके संकेत पर अधिकांश सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और थोड़े से सैनिक ही वीरता से लड़े। नवाब की कमजोरी देखकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया और उसे पकड़ लिया गया तथा मीर जाफर के पुत्र मीरान द्वारा मार डाला गया। युद्ध के परिणाम तथा महत्व क्या हुए कि प्लासी का युद्ध निर्णायक युद्ध था, जिसके परिणाम दूरदर्शिता थे। इसने भारत के भविष्य को अंधकार में डाल दिया था। उपनिवेशवाद और जनजाति की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना हुई और उपनिवेशवाद की स्थापना से भारत में बहुत सारी जनजातियां जो थी वो अंग्रेजों की जो जमीनी हड़पने की जो नीति थी उसका निशाना बनते जा रहे थे। अलग अलग देशों में खासकर एशिया अफ्रीका में इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल द्वारा इन देशों पर साम्राज्य स्थापित करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि यहाँ पे एशिया और अफ्रीका में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी और इनसे यूरोप के देश जो थे विक्रय हेतु बाजार में अधिक संभावनाएं थी। दूसरा कि इन देशों की सैनिक शक्ति कमजोर थी, अतः युद्ध लड़ने में वह यूरोपीय देशों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तीसरा कि एशिया एवं अफ्रीका के देशों में कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। अधिकांश देशों पर सामंतों तथा लघु शासकों का आधिपत्य था। ये लोग पारस्परिक द्वंद्वों में भी फंसे रहते थे, जिसके कारण ये सम्मिलित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसके कारण जनता केवल 2 ही वर्ग थे जनता में। पहला धन संपन्न यानी राजघराने एवं निर्धन यानी सामान्य जनता। मध्यम वर्ग का अभाव था, अतः सामान्य लोगों को आक्रांताओं के विरुद्ध प्रेरित करने वाला कोई वर्ग नहीं था। तो इस कारण जो था ये सारी युद्ध जो थे दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए उपनिवेशवाद की नीति अपनाई गई। इसके साथ ही अंग्रेजों ने
अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो जनजातियों पर भारतीय जनजाति समाज को निशाना बनाते हुए उन पर भी अत्यधिक अत्याचार किया, क्योंकि जनजातियां जंगलों में निवास करते थे तो अंग्रेजों ने जंगलों को व्यावसायिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा का जन्म जो था वो 15 नवंबर 1857 ईस्वी को झारखंड के आदिवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म तथा ईसाई धर्म का सूक्ष्म से अध्ययन किया और इसका निष्कर्ष पर पूछे कि आदिवासी समाज मशीनरियों से भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से न तो समझ पा रहा है और न ही ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना प्रारंभ किया और आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। ब्रिटिश हुकूमत ने इस खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दिशा बदलकर नवीन समाज और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। ग्रामीण जीवन एवं समाज की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विनाश हुआ। इसके अलावा भारतीय लघु तथा कुटीर उद्योगों की भी क्षति हुई। दस्तकार शिल्पकारों का दमन कर दिया गया। भारतीय किसानों का दमन कर दिया गया। कृषि सुधारों में उदासीनता हुई। ब्राह्मण का शोषण तथा पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया गया। 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1857 के हम सारे डिटेल से हम वीडियो बना चुके हैं, तो इसके बारे में आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं का स्तर ऊंचा जो था वो काफ़ी नहीं था। खासकर 19वीं शताब्दी में लोग जो थे वो धार्मिक अंधविश्वासों द्वारा प्रभावित हुए थे, तो इसलिए जो कुछ धार्मिक सुधारकों ने महिलाओं के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया। महिलाओं के स्तर को ऊंचा करने के उपाय में ये बताया कि सती प्रथा का प्रचलन था तो उसको दूर करने के लिए कानून बनाया। इसके विरुद्ध 1829 में कानून बना, जो कि अंग्रेजों ने बनाया। कुछ लोगों ने शिशु हत्या का दोष प्रचलित था और इसे मिटाने के लिए सन 1795, 1802 तथा 1804 में कानून बनाए गए और इसको सफलता भी मिली। लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इसको दूर करने के लिए भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने बालिका विद्यालयों की स्थापना करी, इससे महिला वर्ग का स्तर ऊंचा हुआ। इसके अलावा कुछ लड़कियों की समय से पूर्व ही शादी कर दी जाती थी और इसके कारण संस्थान की शिक्षा आदि जन्म का प्रबंध सही से नहीं हो पाता था, तो लड़कियां जो थी बाल विधवा हो जाती थी। अतः समाज सुधारकों ने बाल विवाह पर भी रोक तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए। तो ये सारे थे कुछ जो हमारे समाज सुधारक थे। राष्ट्रवादी आंदोलन की अगर हम बात करें तो हमने कई सारे आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि महात्मा गांधी द्वारा या इसके अलावा और भी कई सारे आंदोलन जो थे वो भारत में चलाए गए थे अलग अलग लीडरों द्वारा। तो गांधी की अगर हम बात करें तो विदेश में 2 दशक रहने के बाद में जनवरी 1915 में वो भारत आए और इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किया। उनकी प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति जो थी फरवरी 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण आयोजन हुआ, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चला ली गई। परिणाम स्वरूप 1000 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रथम आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में विद्यार्थियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज में जाना छोड़ दिया और वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। असहयोग आंदोलन जो था 1920 से 1922 के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया। गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी 1922 में किसानों का एक समूह द्वारा संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई। इस अग्निकांड में 22 पुलिस वालों की जान चली गई और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर इसके बाद 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर समुद्र तट पर दांडी के लिए 285 मील यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की। 16 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को देश के कोने कोने में फैलाया गया। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। इस समझौते के तहत राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा किया गया एवं महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने पर राजी हो गए। सितंबर 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया और कांग्रेस की ओर से गांधी जी सम्मेलन में पहुंचे थे। स्वतंत्रता के संबंध में महात्मा गांधी की बातें अंग्रेजों से नहीं हो पाई, इस तरह गांधी जी खाली हाथ लौट आए। भारत लौटने पर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और यह आंदोलन 1934 तक चला। जनता के कम होते हुए उत्साह को देखकर यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। फिर इसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा जन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला किया। इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही अर्थ में एक जन आंदोलन था। इसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल हुए। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन के युवाओं को अत्यधिक संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। इन्होंने अपने महाविद्यालय को छोड़ जेल जाने का रास्ता अपनाया। इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलन की बदौलत मार्च 1946 में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर कैबिनेट मिशन भारत आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत का नवीन संविधान लागू हुआ। अब स्वतंत्रता के बाद के भारत की अगर हम बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस तरह भारत में यह प्रयास जो था कैबिनेट मिशन का वो विफल हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस पर राजी करने के प्रस्ताव को
मना कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जो कि 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया था। लॉर्ड वायसराय माउंटबेटन ने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को शाम को गांधी जी दैनिक प्रार्थना सभा में नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। पुणे में रहने वाले गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारतीय संविधान लागू किया गया। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। तो दोस्तों, ये हमारा जो था पूरी वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया, कल से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे।